टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। और आज का टॉपिक है रेखा गणित। और रेखा गणित में हम शुरुआत करते हैं रेखा से। रेखा क्या होती है? रेखा एक अनंत लाइन होती है, यानी इसका कोई आदि और अंत नहीं होता है। लेकिन जब हम इस पर कोई भी दो बिंदु लगा देते हैं तो उनके बीच एक रेखा खंड बन जाता है। यानी दो बिंदुओं के बीच अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वो एक रेखा खंड बन जाता है। और वैसे एक रेखा को कोई आदि और अंत नहीं होता है, इसकी लंबाई तय नहीं होती, लेकिन जो रेखा खंड होता है उसकी लंबाई तय होती है। और इसी तरीके से किरण होती है। किरण किसी भी स्रोत से निकलती है और सीधी स्ट्रेट जाती है। वो किसी भी दिशा में जा सकती है, वो इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, किसी भी दिशा में जा सकती है और ये अनंत तक जाएगी। तो ये किरण हो गई, ये रेखा हो गई। तो ये सब कुछ बेसिक्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी और इन्हीं से विभिन्न आकृतियों का हम निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोणों के बारे में। कोण किन्हीं भी दो किरणों के बीच के झुकाव को, यहां पर हम किरण ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो रेखा होगी वो दोनों तरफ चलेगी, लेकिन किरण सिर्फ एक तरफ चलेगी। यानी इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है, यानी कि जो झुकाव है, इसी को हम कोण कहते हैं। और ये जहां पर मिलते हैं यहां से ये कोण बनता है। और किसी भी बिंदु पर मैक्सिमम अधिकतम 360 अंश के कोण बन सकते हैं। ये एक बिंदु है और अलग अलग किरणें यहां से गुजर रही हैं। अगर इन सभी के कोणों का हम योग निकालते हैं तो ये 360 डिग्री होगा। सीधी सी बात है कि एक बिंदु पर जितने भी कोण बन सकते हैं उन सबको अगर हम जोड़ दें तो 360 हो जाता है। अब हम सभी की बात ना करके एक एक करके सारे कोणों को पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बिंदु लिया हमने और एक यहां से किरण जा रही है उधर की ओर। अब दूसरी किरण इसी के ऊपर से आ रही है। तो अब यहां पर चूंकि एक किरण के ऊपर दूसरी किरण है, इसलिए उनके बीच का झुकाव अभी शून्य है, यानी ये कोण बनेगा शून्य। अब यहां से जैसे ही ये झुकाव ऊपर की ओर बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, वैसे ही इसका कोण बढ़ता जाएगा, इसका कोण बढ़ता जाएगा और एक स्थिति आएगी जब ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की ओर हो जाएगा। यानी ये है 90 डिग्री, ये है 90 अंश का कोण। और ये 90 अंश के कोण को हम कहते हैं समकोण। अपने परिवेश में, अपने आसपास ज्यादातर चीजों में हम 90 अंश के कोण को देख सकते हैं। ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, इसके किनारे आप फर्श पे देख सकते हैं कि सामने दीवार आपकी फर्श पर 90 अंश के कोण पर खड़ी है। हम खुद जमीन पर 90 अंश के कोण बना करके खड़े होते हैं। आसपास आपको एक नजर दौड़ाएंगे तो लगेगा लगभग हर एक चीज आपको 90 अंश पर खड़ी मिलेगी। तो ये है 90 अंश यानी समकोण। और 0 से लेकर के 90 तक जितने भी कोण बनते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण होता है 0 से लेकर के 90 के बीच में, इसे हम कहते हैं न्यून कोण। और 90 से लेकर के 180 तक ये इसे कहते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है। अब यहां पर देखने वाली बात है कि हमारी किरण की डायरेक्शन इधर की ओर है, यानी कि ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए यहां पर 180 अंश का कोण बन गया। अब समकोण को हम राइट एंगल भी कहते हैं, इंग्लिश में राइट एंगल। और न्यून कोण को एक्यूट एंगल कहते हैं। अब समकोण और न्यून कोण के बाद आता है अधिक कोण, जो कि 180 कोण से छोटा और 90 अंश से बड़ा होता है। यह है 90 अंश और यह है 180 अंश। इसके बीच में जितने भी कोण बनेंगे वो सभी बनेंगे अधिक कोण। अधिक कोण, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूस।
ऑब्ट्यूस एंगल, और ये 90 से लेकर के 180 तक होता है। अब 180 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सारे कोण जो भी 180 से लेकर के 360 तक बनते हैं, ये पूरा यहां से यहां तक 360 डिग्री होता है, 360 अंश होते हैं, और इसको कहते हैं संपूर्ण। नंबर 5, संपूर्ण कोण, संपूर्ण यानी कंप्लीट। और नंबर 4 है, ये जितने भी अधिक कोण यानी 180 से लेकर के 360 के बीच है उन्हें कहते हैं वृहद कोण, और वृहद कोण को हम इंग्लिश में कहते हैं रेफ्लेक्स एंगल। तो इस तरीके से हमने यहां पर कुछ कोणों की जानकारी प्राप्त की। सबसे पहला हमारे वो कोण जो 0 से लेकर के 90 के बीच में आते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं। जो 90 अंश का कोण होता है वो समकोण होता है, और 90 से जब हम आगे बढ़ते हैं 180 के बीच में तो अधिक कोण होते हैं, और 180 से लेकर के 360 तक वृहद कोण होते हैं। और 360 डिग्री पर जब 360 डिग्री हम मुड़ जाते हैं तो हमारा संपूर्ण कोण बन जाता है, यानी कि कंप्लीट एंगल बन जाता है। तो ये तो हो गई कोणों के बाद। तो कोणों के बाद हम आते हैं विभिन्न आकृतियों पर। हमारे सामने आसपास बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कोई ना कोई ऐसे शेप आपको मिल जाएंगे जिन्हें हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बंद आकृति और खुली आकृति। बंद और खुली आकृति, अब इसकी हमें जरूरत वहां पड़ेगी जहां हम ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करेंगे, अलग अलग रेखा गणितीय आकृतियों की बात करेंगे। तो बंद आकृतियां वह होती हैं जब कोई भी एक बिंदु से रेखा बनती है और किसी अन्य बिंदु पर जाकर वो खत्म होती है। तो इससे बनने वाला जो शेप है यहां पर, इसे कहेंगे, ये देखिए मैंने सर्कल बना दिया है लेकिन शेप यहां से यहां तक बन रहा है, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, तो ये कहीं भी बंद नहीं हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे खुली आकृति। और वहीं पर जब किसी बिंदु से शुरू होकर के कोई शेप बनता है, कोई सा भी कितना भी मोड़ दें हम, लेकिन अगर वही उसी बिंदु पर आकर खत्म होता है तो वो बंद आकृति बन जाती है। देखिए यहाँ पर साफ स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि खुली आकृति कौन सी है और बंद आकृति कौन है। बस इसकी पहचान वही है कि जिस बिंदु से आप शुरू करते हैं आकृतियों का निर्माण करना, तो जो अंतिम बिंदु होता है वो कोई अलग स्थान पर होता है, तो वो हमारी जो आकृति बनेगी वो है खुली आकृति। लेकिन अगर हम उसी बिंदु पर आकर के उस आकृति को समाप्त करते हैं तो वहां से हमारी बंद आकृति बन जाएगी। अब हमारी सबसे पहली और सबसे छोटी बंद आकृति होती है त्रिभुज। त्रिभुज में हमारी 3 भुजाएं होती हैं, 2 भुजाओं को हम बंद नहीं कर सकते, त्रिभुज को ही हम बंद कर सकते हैं। तो त्रिभुज हमने देखा कि 3 भुजाएं होती हैं, और इन तीनों कोणों को योग करें तो उनका योग होता है 180 अंश। तो हम यहां पर ये जानेंगे कि त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से हैं। अब त्रिभुज को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, कोणों के आधार पर और दूसरा है भुजा के आधार पर। अब कोणों के आधार पर जब हम करेंगे तो हम यहां पर 3 तरीके के कोण देखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक तो न्यून कोण त्रिभुज। अभी आपने देखा कि न्यून कोण किसे कहते हैं, जो कि 90 से छोटा होता है। तो जो न्यून कोण त्रिभुज होंगे उनके सारे कोण 90 अंश से कम होंगे। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, यानी कि जिसके सारे कोण 90 अंश से कम हो। अगर उनमें से कोई एक कोण 90 अंश का हो जाता है तो उसे कहते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ये शर्त है कि कम से कम एक ही भुजा या अधिक से अधिक एक भुजा, क्योंकि एक ही भुजा 90 हो सकती है, इससे ज्यादा अगर होंगे तो हमारा 180 का पैमाना पूरा नहीं होगा। इसलिए एक भुजा उसमें राइट एंगल होती है, समकोण होती है, इसलिए उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण में क्या होता है, कम से कम एक भुजा अधिक कोण होती है।
अब मेरा सवाल ये बनता है कि क्या किसी समकोण त्रिभुज में एक से ज्यादा समकोण हो सकते हैं? नहीं। क्या किसी अधिक कोण में एक से ज्यादा अधिक कोण हो सकते हैं? नहीं संभव है। तो इस तरीके से ये 3 तरीके के कोण हमने यहां पर सीख लिए। अब यहां पर भुजा के आधार पर नंबर 1 समबाहु, नंबर 2 विषम बाहु और नंबर 3 समद्वि बाहु। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं समान हो। अब जब तीनों भुजाएं समान होंगी तो उनके तीनों एंगल भी समान होंगे, इसलिए यहां पर इसके समबाहु त्रिभुज के सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं, यानी 60 अंश के होते हैं, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं। फिर विषम बाहु, इसमें कोई पैमाना नहीं होता, तीनों अलग अलग कोण होते हैं। और समद्वि बाहु में कोई भी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी अगर ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, ये और ये बराबर होंगे। मान लीजिए ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब हमें ये कोण निकालना है, तो 30 हो गया 60 और 180 में से 60 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 120। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिभुज के बाद चतुर्भुज पर। अब चतुर्भुज में हमारे सिलेबस में क्लास 5th तक 2 ही तरीके के चतुर्भुज हैं, एक तो आयत है और दूसरा है वर्ग। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप अपने डे टू डे लाइफ में देखेंगे कि सबसे ज्यादा आपको आयत मिलेगा। अब आप पता लगाइए कि आपके आसपास कौन सी चीजें आयताकार हैं। आपकी मोबाइल फोन, आपकी छत, आपकी दीवार, आपकी टेबल, आपकी बोर्ड, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं मोस्टली सारी चीजें आयताकार होती हैं। और आयताकार हमारे खेत भी होते हैं, ज्यादातर हमारे प्लॉट्स होते हैं, हमारी बहुत सारी चीजें जो भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। देखिए आयताकार का एग्जांपल हमारे हाथ में ही है। तो इस तरीके से ये हो गया आयताकार, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। आयताकार को हम रेक्टेंगल कहते हैं और वर्ग को हम स्क्वायर कहते हैं। अब यहां पर हमें कुछ चीजें इसके बारे में और पढ़नी है। ये इसका परिमाप पढ़ना है, परिमाप। तो आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप। अब यहां पर चूंकि हम जानते हैं कि परिमाप इसके चारों ओर की बाउंड्रीज को जोड़ करके हम काउंट करते हैं। कोई भी खेत हो या कोई भी प्लाट हो या कोई भी घर हो या कोई भी ऐसी जगह हो, तो उसकी बाउंड्री को हम अगर केवल काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो उसका परिमाप बन जाता है। तो हमें इसका परिमाप निकालने के लिए मान लीजिए इसकी लंबाई है L, तो ये भी लंबाई L होगी, और ये मान लीजिए ये L1 है और ये भी L1 होगा, और ये L2 है तो ये भी L2 होगा। मान लीजिए कि 2 लंबाई हैं, अगर ये L1 है तो इसके सामने वाला भी L1 होगा, अगर ये L2 है तो इसके सामने वाला भी L2 होगा। तो इनका अगर हम परिमाप निकालेंगे तो L1 प्लस L1 प्लस L2 प्लस L2, इस तरीके से हमारे पास चारों भुजाएं यहां पर आ गई। अब यहां पर L1 प्लस L1 बराबर 2L1 और प्लस L2 प्लस L2 बराबर 2L2। अब यहां पर देखिए दोनों में 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2L1 प्लस L2, यानी कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये इसका परिमाप होता है आयत का। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को हम जोड़ करके 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारा परिमाप आ जाता है। मान लीजिए किसी सवाल में परिमाप दिया गया है, लंबाई दी गई है और चौड़ाई निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसी परिमाप की परिभाषा से हम लंबाई को निकाल लेंगे। देखिए परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। मान लीजिए L इसकी लंबाई है, लेंथ है, और B इसकी ब्रेथ है। तो यहां पर हम अगर हमें L निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे। L इज इक्वल टू, यहां हम परिमाप लेंगे, परिमाप,
और हम यहाँ पर 2 जब इधर भेजेंगे तो ये बटे 2 हो जाएगा, और ये b जो यहाँ प्लस में है वो माइनस b हो जाएगा। तो इस तरीके से परिमाप को हम आधा करके उसमें से b को जब घटा देंगे तो हमारी लंबाई निकल आएगी। और इसी तरीके से अगर हमें चौड़ाई निकालनी है तो हम परिमाप को आधा करके उसमें से उसकी लंबाई को घटा देंगे तो हमारी चौड़ाई निकल आएगी। तो ये एक तरीका है जिससे हम आयत का परिमाप निकालते हैं। अब इसके बाद आते हैं वर्ग के परिमाप पर। वर्ग का परिमाप देखिए, ये सारी भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए इसकी ये d है, इसकी ये d है, d है और d है, सारी भुजाएं इसकी बराबर है। तो क्या होगा, इसका अगर हमें परिमाप निकालना होगा, परिमाप यानी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना होगा, तो परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर d प्लस डी प्लस डी प्लस डी इज इक्वल टू 4d। अब यहाँ पर d को आप l कर सकते हो, a कर सकते हो, जो भी आप संख्या इसकी रखना चाहो इसकी जगह पर वो रख सकते हो। मान लीजिए आप 5 रखना चाहते हो तो 5 चौका 20, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारी भुजा होगी उसको 4 से गुणा कर देंगे तो उसका परिमाप निकल आएगा। अब मान लीजिए कि सवाल में आपके परिमाप दिया हुआ है, परिमाप इज गिवन, परिमाप मान लीजिए 20 दिया हुआ है और पूछ रहा है भुजा कितनी है, तो भुजा कैसे निकलेगी, परिमाप भागे 4, यानी कि 20 भागे 4। यहां पर हम 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे, तो ये 4 पंचे 20, यानी उसकी एक भुजा हो जाएगी 5। तो हमें कभी भी अगर परिमाप निकालना हो तो भुजा को 4 से गुणा कर देंगे, और अगर परिमाप दिया हो तो परिमाप को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारी एक भुजा आ जाएगी। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए, क्षेत्रफल होता है इसके बीच का एरिया, इसके बीच का जो भूभाग होता है, यानी कि किसी खेत के बीच में हमें कुछ कराना है, हमें वहां पर घास लगानी है, हमें वहां पर इरिगेशन कराना है, हमें वहां पर बुआई करनी है, हमें वहां पर टाइल्स लगानी है, इस तरीके से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो हमें इस पूरे एरिया में निकालना होगा कि कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है, तो इसको हम वर्ग से समझते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो हमेशा वर्ग में आएगा, यानी वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, इस तरीके से वर्ग में आएगा इसका आंसर। अब यहां पर हम एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। मान लीजिए कि आपको लंबाई दी गई है 4 और चौड़ाई दी गई है 5, तो यहां पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां पर चौड़ाई दिया गया है 5 और लंबाई दी गई है 4, तो यहां पर हम कुछ वर्ग बनाते हैं, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और 5 वर्ग। इस तरीके से हमने 5 वर्ग बना लिए। ये हो गए चौड़ाई वाले। और लंबाई के कितने हैं, 4 वर्ग हैं, यानी इधर से हम बढ़ा लेते हैं 1 2 3 वर्ग। तो इधर से लंबाई हमारी 1 2 3 4 हो गई, और इधर से 1 2 3 4 5। अगर हम इसे कंप्लीट करें तो आप यहां गिन सकते हैं कि कितने वर्ग हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 को हमने 4 बार गुणा किया, यानी कि लंबाई को हमने चौड़ाई से गुणा किया, तो हमारा आयत का क्षेत्रफल आ गया। और सेम यही चीज यहां पर होगी। मान लीजिए कि हमारा एक वर्ग है जिसकी एक भुजा है 5, तो 5 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल बराबर होता है। अब हम आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे, बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे लंबाई,
यानी कि इसे हम भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं, भुजा की घात 2। अब हमारे पास अगर क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर ये क्षेत्रफल होता है। मान लीजिए सवाल में आपके लंबाई दी गई है, चौड़ाई निकालनी है, तो आपको इस लंबाई को उधर भेजना होगा। तो जब उधर भेजेंगे तो ये गुणा में है, इसलिए क्षेत्रफल के भाग हो जाएगा लंबाई। यानी कि ऐसे सवाल जिसमें आपको लंबाई दी गई हो और क्षेत्रफल दिया गया हो, तो क्षेत्रफल को लंबाई से भाग करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी। और इसी तरीके से यहां पर अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया हो और हमें उसकी भुजा निकालनी हो, मान लीजिए इसकी क्षेत्रफल दिया गया है 25, तो हमें 25 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। यहां पर स्क्वायर है इसीलिए एक भुजा निकालनी होगी, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। देखिए इसको क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर और भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम सवाल आगे जब लगाएंगे तो इन सबके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे विस्तार से। अब हमें पढ़ना है वृत्त, और वृत्त की कुछ खास बातें पढ़नी है। वृत्त की जो बाहर होती है उसे कहते हैं परिधि, उसकी बाउंड्री को कहते हैं परिधि। अब परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा को कहते हैं जीवा। हम कहीं से भी इसको मिला सकते हैं, कहीं भी किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो कहते हैं उसे जीवा। और जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसे कहते हैं व्यास। और व्यास हमेशा केंद्र से गुजरेगा। जो सबसे बड़ी जीवा होती है और ये केंद्र से होकर गुजरती है तो उसे कहते हैं व्यास। अब व्यास को अगर हम आधा कर दें, यानी कि जब हम प्रकार से वृत्त खींच रहे होते हैं तो हम जितनी लंबाई नापते हैं उसको हम कहते हैं त्रिज्या। यानी कि केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं त्रिज्या। और ये त्रिज्या पूरे वृत्त में एक समान होती है। हम कितनी भी त्रिज्या खींच लें उन सभी की लंबाई हमेशा समान होगी। हमने वृत्त में जीवा पढ़ा, त्रिज्या पढ़ा, व्यास पढ़ा और परिधि पढ़ा। अब व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होता है, हमेशा व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी त्रिज्या को अगर 2 से हम गुणा करें तो हमारा व्यास निकल आएगा। तो ये तो हो गई वृत्त की बात। अब यहां पर एक इसकी अगर हमें परिधि निकालनी है तो होता है 2 पाई r। अब यहां पर एक r होती है त्रिज्या, इसको हम और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आप यहां समझ सकते हैं कि यह है r इसकी त्रिज्या, और पाई एक कांस्टेंट होता है जो कि 22/7 होता है। ये एक अनुपात है, ये एक रेशियो है इसकी परिधि और व्यास का। यानी इसकी परिधि अगर 22 है तो इसका व्यास होगा 7। कोई भी अगर मान लीजिए हम किसी दूसरे वृत्त की बात करें, मान लीजिए कि इसको हम आधा आधा कर लेते हैं। अगर इसकी परिधि है इस समय 11 तो इसका व्यास होगा 3.5। और इसको हम 3 टाइम्स करके देखें, 2 टाइम्स करके देखें। मान लीजिए एक वृत्त है उसकी परिधि है 44 तो उसका व्यास होगा 14। तो इस तरीके से ये एक रेशियो है जो कि पाई का रेशियो जिसे कहा जाता है, 3.14 इसकी वैल्यू होती है। और ये और एक्यूरेट वैल्यू के लिए हमें इसे और बड़ा करना पड़ता है, तो इसे हम कैलकुलेशन में निकालते हैं। तो ये कभी खत्म नहीं होता, लोगों ने इसके मिलियन तक इसको भाग किया है। आगे आप भी 22/7 को हल कर सकते हैं। 7 को हम 22 से भाग करते जाएंगे, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, इसीलिए इसको रेशियो में ही हमें सॉल्व करना पड़ता है, इसे हल करना पड़ता है। तो यहां पर हमें बस 2 ही फार्मूले मिलेंगे, 2 पाई r और पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर यहां पर पाई गुणे उसकी त्रिज्या को हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। परिधि बराबर 2 पाई r और क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तो इसको हम और आगे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे जब हम वृत्त की पढ़ाई करेंगे। अब कुछ और शेप्स हैं आपके कोर्स में, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। घन और घनाभ।
अब आपको बताते चले कि घन बनता है स्क्वायर से, यानी कि वर्ग से। तो वर्ग हम दो वर्ग बना लेते हैं और उनको ऐसे ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो वर्ग से बनता है, आपके हाथ में पासा होता है खेलने वाला, उसी तरीके से घन होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। तो ये है घन। ये 3D होता है, 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय। अब घनाभ बनता है आयत से। हम यहां पर एक आयत बना लेते हैं और फिर एक दूसरा आयत बना लेते हैं और फिर उसके चारों किनारों को जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है आयत। अब इन दोनों में कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। 4 दीवारें होती हैं, 4 दीवारें होती हैं और 2 एक छत होती है और एक फर्श होती है, छत और एक फर्श होती है। तो इस तरीके से 4 2 6 हो जाते हैं। तो यहां पर हमें घन और घनाभ का आयतन पढ़ना होगा। घन का आयतन निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब चूंकि तीनों यहां पर लंबाई यहां पर समान है, इसलिए हो जाएगा घन का आयतन बराबर L क्यूब, यानी L गुणे L, यानी लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई। तो ये घन का आयतन हो गया। आयतन होता है उसके अंदर का स्पेस, कितनी जगह है उसमें सामान भरने की, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी क्षमता है, कितना इसके अंदर हम सामान लोड कर सकते हैं या कितना सामान भरा हुआ है इसके अंदर। मान लीजिए एक कमरा है, तो इस कमरे का आयतन कितना है, जितना इसके अंदर हम कोई सामान रख सकते हैं, जितना इसके अंदर स्पेस है, उसी को हम आयतन कहते हैं। तो घन का आयतन होता है लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई, और आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां पर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन, और घन का आयतन होता है लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई। तो यहां पर भी सेम चीज है, एक घनाभ है, घनाभ के अंदर उसके अंदर कितना स्पेस आ सकता है या उसका हम वजन कितना निकालते हैं। इस तरीके से इसका आयतन का बहुत सारे यूज हो सकता है। कोई आपके पास बर्तन है जिसके अंदर कोई सामान आपको रखना है, तो आप कितना सामान उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें निकालने के लिए हम आयतन का इस्तेमाल करेंगे, इसके फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अगले वीडियो में इस पर आधारित कुछ सवाल लेकर आएंगे। तो आप तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है मैथ्स में किसी भी टॉपिक पर, तो हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।